हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम चुके होंगे। दोस्तों, हमारी इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, जो कि रमेश सिंह ने लिखी है। काफ़ी अच्छी बुक हो जाती है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। डिफरेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं और थोड़ा इकोनॉमी को अच्छे से जानना चाहते हैं, थोड़ा माइन्यूटली उसको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये बुक काफ़ी अच्छी हो जाती है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अभी भी ये एक बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि भाई क्या सच में इकोनॉमी एक डिसिमल साइंस है कि नहीं। तो उसके बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं कि डिसिमल साइंस है, पुअर साइंस है, फेल्ड साइंस है, बट इकोनॉमी के बिना काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो इकोनॉमी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है इस पार्टिकुलर लेक्चर का, उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये दो जो वर्ड है ना, ये दोनों वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड्स हैं, दे आर लैटिन वर्ड्स, एंड इनकी जो मीनिंग होती है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है एंड मैक्रो का मतलब बिग होता है, ठीक है। तो दोनों लैटिन वर्ड हैं। इकोनॉमिक्स के अगर बैलेंस में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक तुलना से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, तो मैं मैक्रो से कह सकता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, जनरली आप देखते हो कि पेड़ होते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक पेड़ है, दो पेड़ है, ऐसे करके बहुत सारे पेड़ होंगे, स्क्रब होंगी, झाड़ियाँ होंगी, तमाम चीज़, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरा जंगल है, ठीक है। दोनों इंटरकनेक्टेड है, मैक्रो और माइक्रो दोनों इंटरकनेक्टेड है। कैसे है समझना। अगर मैक्रो को समझोगे तो बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमी को देखा जाता है, ओवरऑल एक फॉरेस्ट की तरीके से है। वही अगर माइक्रो की बात करोगे तो माइक्रो जो है स्मॉल लेवल पे, जैसे एक ट्री उठा लो तो ये माइक्रो समझ लो इसको, ठीक है। कि माइक्रो में हम क्या करते हैं, हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं। हम देखते हैं कि प्राइस डिटरमाइन में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का परचेज करना, लेबर कॉस्ट, तमाम। घर की इकोनॉमी, अगर आप एक छोटे लेवल पे इकोनॉमी देखोगे, हाउस होल्ड की इकोनॉमी देखोगे, तो माइक्रो लेवल की इकोनॉमी समझने में आता है। मैक्रो लेवल पे चले जाओगे तो सेक्टर्स की इकोनॉमी देखते हो, तमाम ऐसी चीज़ें आप देखते हो कि भाई इंडिया कितने % से ग्रो कर रहा है, फलाना सेक्टर, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, तो वो बड़े लेवल पे देखते हैं। तो बिग लेवल पे मैक्रो, छोटे लेवल पे इकोनॉमी को समझना हो, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल हाउस होल्ड लेवल पे कह सकते हैं, तो माइक्रो से हम समझते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है। माइक्रो को अगर हम पेड़ समझे तो मैक्रो पूरा फॉरेस्ट होता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले इकोनॉमी को ना ऐसे नहीं डिफाइन किया गया था कि माइक्रो और मैक्रो में बांट दिया जाए। पहले ऐसा नहीं था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1930s की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय इकोनॉमी को इकोनॉमी ही कहा जाता था। ओवरऑल समझने की कोशिश करते थे, माइक्रो और मैक्रो में डिवीजन नहीं किया गया था। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ 1929 में। 1929 में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट होता है यूएस से, जहाँ पे यूएस में डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी जो थी ऑल ऑफ अ सडन फॉल डाउन होने लगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड कम होने लग गया। लोगों को लग रहा था कि मार्केट डिफ्लेशन की तरीके से जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो गुड्स सस्ते हो रहे थे। तो लोगों ने वॉल स्ट्रीट से, यानी कि यूएस के स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस तरीके से धीरे धीरे वहाँ पे पूरा जो है मार्केट क्रैश कर गया और इसका असर पूरे यूरोप तक फैल गया। तो ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 में आया था। उस समय जो लोग मतलब उस समय इकोनॉमी को ना माइक्रो मैक्रो में नहीं डिवाइड किया गया था। ये माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया था, इसी के बाद स्टार्ट होता है कि भाई आप अगर हाउस होल्ड लेवल पे नहीं समझोगे, हाउस होल्ड लेवल पे नहीं समझोगे कि लोगों के पास क्या पैसा कंजम्पशन के लिए है भी कि नहीं है, वो किस तरीके से पैटर्न क्या है, अर्निंग कैसे होती है, कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए डिवाइड किया गया ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ठीक है, ये डिसीजन हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इनके कोई जनक है क्या। तो हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है,
ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो माने जाते हैं जॉन मेनार्ड केन्स। अब देखिए केन्स साहब जो है ना, जॉन मेनार्ड केन्स, जिनको जेन केन्स भी कहते हैं, तो ये जो है ना एक ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश कंट्री से बिलोंग करते थे, ब्रिटिश थे। और इन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई मार्केट इकोनॉमी खाली जो है मार्केट इकोनॉमी ठीक नहीं है, ठीक है। जॉन मेनार्ड ने जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के अच्छे ट्रेड को जो है लगा के बोला कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा उसमें रोल प्ले करना चाहिए। जब अगर डिप्रेशन आता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, ठीक है। तो ये केन मेनार्ड साहब का आइडिया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, खाली आप कैपिटलिस्टिक पे नहीं विश्वास कर सकते और खाली सोशलिस्टिक पे भी नहीं कर सकते। अब कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक हम आगे पढ़ लेंगे। कैपिटलिस्टिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि जानकारी जरूरी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे लेजिस फेयर होता है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे लेजिस फेयर होता है। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, आपको फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सब कुछ मार्केट ड्रिवन होगा। अगर डिमांड है तो सप्लाई आ जाएगी, ठीक है, सप्लाई कम है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की खेल है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का, सरकार का, स्टेट का जो इंटरफेरेंस काफ़ी कम है, ठीक बात है। और वही अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है फ्री मार्केट नहीं होता है, सरकार उसको कंट्रोल करती है। तो थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने इसके बारे में, हालांकि अभी जरूरी नहीं है ये, ठीक है, ये आगे आपको पढ़ने को मिल जाता है। तो मैं कह रहा था कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि भाई मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है। तो हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब जो है एक नया टर्म है इकोनोमेट्रिक्स, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे इकोनोमेट्रिक्स। ये क्या होता है, देखिए पूरा इकोनॉमिक्स दोस्तों, पूरा इकोनॉमिक्स डेटा का खेल है, पूरा इकोनॉमिक्स डेटा का खेल है, जहाँ पे आप डेटा को एनालाइज करो और उसके स्टैटिस्टिक्स को पढ़ो। वो एक साइंस है, वो भाई इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि देखिए पूरा डेटा अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज ना करो, एक एनालिसिस उसका करो और उसका जो है पॉसिबल आउटकम निकालने की कोशिश ना करो, तो इसका कोई रोल नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि भाई इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप डेटा एनालिसिस करो, स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करो और उसे बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए यूज़ करो। तो इकोनोमेट्रिक्स समझ में आए कि डेटा का खेल है पूरा, भैया स्टैटिस्टिक्स का खेल है। इसमें पूरी डेटा को एनालाइज करना, उसे कलेक्ट करना, उससे एम्पायरिकल एविडेंस निकालना, उसे यूज करना, ये सब कुछ आता है इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है माइक्रो और मैक्रो खत्म होता है। अगली वीडियो में मैं आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस कराऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।